हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम एडिक्ट। मैं सिर्फ डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने बात की थी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में हमको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कितना सब्सटेंस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होता है, उसकी ट्रिक्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं। तो फैराडेज के दो लॉज हैं फ्रेंड्स, उसको पढ़ने से पहले हमको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है और एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। तो दोस्तों, जैसे हमको पता ही है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज फ्रेंड्स आते हैं 96486 कूलम, जिसको साइंटिस्ट अप्रॉक्सीमेट हम इक्वली लेते हैं 96,500 कूलम के। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। अब हम आते हैं फैराडेज के फर्स्ट लॉ पे। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है फ्रेंड्स? फैराडे का फर्स्ट लॉ, जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जब हम यहाँ पर एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उन 2 इलेक्ट्रोड को अगर हमने यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाए हैं या हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाए हैं या आपका कंसंट्रेशन चेंज है, ये सारा फ्रेंड्स पुराने मेरे वीडियोस में सारी चीज़ें हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और ये इफ दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने मोल्टन NaCl लिया है, मोल्टन NaCl। तो मोल्टन NaCl में क्या, आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी कैसे आयन्स आएंगे? एक Na पॉजिटिव आयन आएगा और दूसरा क्लोराइड नेगेटिव आयन आएगा। अब Na पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा? Na पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाएगा और क्लोराइड नेगेटिव आयन एनोड पर जाएगा। ठीक है। अब कैथोड और एनोड पर, जैसा हमको मालूम है फ्रेंड्स, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर देयर इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन एंड एट कैथोड देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अब हम क्या देखेंगे कि इफ वी हैव टेकन मोल्टन NaCl, अगर हमने मोल्टन NaCl लिया है तो Na पॉजिटिव आयन इट गोज टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पर जाकर ये क्या करेगा? रिडक्शन होगा, मतलब रिड्यूस होगा। तो एट कैथोड Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेगा, रिड्यूस होगा और सोडियम मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा। सोडियम सॉलिड मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेगी। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, ये जो मास यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्लोराइड नेगेटिव आयन क्या होगा? क्लोराइड नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन होके कहाँ जाएगा? क्लोराइड नेगेटिव आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाफ Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा और यहाँ से क्लोरीन गैस हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो फैराडे हमको क्या बताते हैं? फैराडे हमें क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बताते हैं कि कितना मास, कितनी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करेंगे तो कितना मास हमारा डिपॉजिट होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विद द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट होता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, मास ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated, mass of substance liberated at electrode, and the electrode, it may be anode or cathode, is directly proportional to the quantity of electricity passed.
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको बाय डेफिनेशन ही लॉ समझ में आ रहा है कि अगर हम जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास करेंगे उतना ही हमारे पास सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी हमको कहाँ पास करनी है? थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हम इसको न्यूमेरिकली हम कैसे लिखेंगे कि मास ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस कैसी, नॉन स्पॉन्टेनियस। एक बार हम करंट पास करना बंद कर देंगे तो डिपोजिशन भी बंद हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, एम फॉर मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब जैसे फ्रेंड्स हमको मालूम है चार्ज क्या होता है? चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। आई क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे? करंट। एंड टी क्या है? टाइम। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम इसके आगे आते हैं कि W, जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, हम M को मास न लेके हम W लिख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। W मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। मैं यहाँ पे मास की जगह वेट कर देती हूँ। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, राइट। अब हम इसको लिखते हैं कि जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो W इज इक्वल टू आता है फ्रेंड्स ZQ। Z क्या है यहाँ पे? Z है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है Z, अगर हम Z की वैल्यू निकालें फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो Z इज इक्वल टू क्या आएगा? Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं W बाई क्यू। Z इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब हम देखते हैं कि अगर हमने 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास की, Q इज इक्वल टू चार्ज हमने पास किया 1 कूलाम के इक्वल, तब Z विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू W हो जाएगा फ्रेंड्स। Z इज इक्वल टू W हो जाएगा। तो अगर हमें वेट ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमको Z की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी। अगर हमको Z की वैल्यू समझ में आ जाए तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको नंबर 1 दे देते हैं, हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब हम आ जाते हैं फ्रेंड्स कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात करते हैं कि अगर हम देखें कि हमारे पास Na पॉजिटिव आयन है और इस Na पॉजिटिव आयन को अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने रिड्यूस होकर एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा एक सोडियम में कन्वर्ट। इसकी स्टोइकियोमेट्री हम लिखते हैं, एक सोडियम में कन्वर्ट होगा। एक सोडियम आयन, 1 सोडियम आयन when gain 1 electron it get converted into 1 sodium atom which is solid। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने क्या किया, हमने जब ये एक इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं है। जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ते हैं किसी चीज़ की तो जो नंबर लिखा होता है ये हमको मोल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है फ्रेंड्स? मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे कि बाय फ्लोइंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं, बाय फ्लोइंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर हमने पास किया तो विल गेट 1 सोडियम, 1 मोल सोडियम। अब देखिए फ्रेंड्स, 1 मोल सोडियम, 1 सोडियम मतलब 1 मोल सोडियम, और 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है? 1 मोल सोडियम का वेट होता है 23 ग्राम। तो हम अगर इसको मास में कन्वर्ट करके लिखें तो हम कैसे लिखेंगे कि बाय फ्लोइंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट 23 ग्राम ऑफ सोडियम।
अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करने से हमको क्या मिला, 23 ग्राम ऑफ सोडियम मिला। तो बाय पासिंग, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में फ्रेंड्स कितना चार्ज है, इसको हम ऐसे भी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि बाय फ्लोइंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जैसे हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 96,500। हम क्या लिख सकते हैं, बाय फ्लोइंग 96,500 कूलम ऑफ चार्ज विल गेट 23 ग्राम ऑफ सोडियम। तो अगर हम क्या करें, अगर हमने 96,500 कूलम चार्ज पास किया है तो 23 ग्राम सोडियम हमको मिल रहा है। तो अगर हम 1 का निकालना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, बाय फ्लोइंग 1 कूलम ऑफ चार्ज विल गेट हाउ मच सोडियम, तो हम क्या लिखेंगे, 23 डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू 1। इस 1 बाय 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं क्योंकि हमने 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर n, इसको हम क्या लिखेंगे, 23 बाय, इसको हम सिंपल लिखते हैं 23 बाय 96,500। दिस इज़ ओनली फॉर सोडियम। ये हमारे पास केस कैसा है, इट इज़ ओनली फॉर सोडियम। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं हम क्या लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। अब देखिए मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन है और इस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में हमको कितने मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेंगे। तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल मैग्नीशियम। तो हमने कितना फ्रेंड्स, कितना पास किया हमने इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन हमने पास किया 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हमको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 96,500। तो हम इसको कैसे लिखेंगे यूनिटरी मेथड में कि बाय फ्लोइंग 2 इंटू 96,500, 2 इंटू 96,500 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 मोल है इलेक्ट्रॉन के, तो 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज विल गेट मैग्नीशियम 1 मोल मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 मोल है। अब 1 मोल मैग्नीशियम का वेट कितना होता है, 24 ग्राम। तो हमने क्या मिला, बाय फ्लोइंग 2 इंटू 96,500 कूलम ऑफ चार्ज विल गेट 1 मोल मैग्नीशियम विच इज इक्वल टू 24 ग्राम, 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। सो बाय पासिंग या बाय फ्लोइंग 1 कूलम ऑफ, by flowing 1 coulomb of charge will get how much magnesium, 24 divided by 2 into 96,500 into 1। ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स हम इसको। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या हमको क्या मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है सब्सटेंस का वेट जो कि डिपॉजिट होने वाला है। दिस इज क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। अब देखिए यहाँ पे जो 1 और 2 है, इससे हमको जैसे सोडियम के केस में हमने लिखा था कि 1 इंटू 96,500, तो यहाँ पर हमको सोडियम के केस में कैसा फार्मूला मिला था, 23 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 96,500। इस केस में हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है फ्रेंड्स, 2, सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, 1। तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला यहाँ पर आता है और वो जनरल फार्मूला हम कैसे बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू, और वेट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास किसके इक्वल है फ्रेंड्स, Z के इक्वल है। वेट हमारे पास आ गया है इतना मैग्नीशियम और सोडियम के केस में, तो हम एक जनरल फार्मूला हम बना सकते हैं इससे। यहाँ पे देखिए जो भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक वेट आपको यहाँ लिखना है। जो भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जैसे सोडियम के केस में सोडियम 23 ग्राम रिड्यूस होकर हमको मिल रहा था, यहाँ मैग्नीशियम हमको कितना मिल रहा है, 24 ग्राम। तो हम एक जनरल फार्मूला लगाते हैं और जनरल फार्मूला हम क्या बनाते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो रहा है
या हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, जो भी एटम यहाँ पे डिपॉजिट होगा, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अभी हमने एटम की बात की है, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। जैसे ये मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास है सोडियम का, और ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है। सो मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, देखिए फ्रेंड्स क्या है, दोनों तरफ है 96,500 है, 96,500 इंटू यहाँ पे क्या है, देखिए मैग्नीशियम का एन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, वैलेंसी। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितनी थी, सोडियम पे चार्ज था 1 पॉजिटिव, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया था। सोडियम की वैलेंसी कितनी थी फ्रेंड्स, 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे 2 क्या है, 2 इट इज़ चार्ज ऑन मैग्नीशियम आयन। तो हम एक जनरल वे में हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड एन फैक्टर। ये एन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, एन फैक्टर इट इज़ चार्ज ऑन चार्ज ऑन कैटायन। जो भी कैटायन है जो रिड्यूस हो रहा है उस पर चार्ज का नंबर है, वो है एन फैक्टर। अब देखो कि फ्रेंड्स हमको पता है कि W इज इक्वल टू Z होता है। W की वैल्यू हमको पता लगी कि W विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, एक जनरल फॉर्मूला हमने डिराइव किया, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। तो हम यहाँ पे वेट की जगह ये W है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू W वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। W इज इक्वल टू क्या है फ्रेंड्स, Z। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जनरल फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, Z इज इक्वल टू, हम इसको Z बोल सकते हैं, Z will be equal to molecular mass और atomic mass divided by 96,500 into n factor। अब देखिए जो हमारे पास हमारे पास आता है, दिस इज फार्मूला नंबर 2। इसको हम फार्मूला नंबर 2 डाल लेते हैं। और बहुत इजी वे है फ्रेंड्स सारे सम्स करने का। आप इसको ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारे सम्स भी मैं करवा के दिखाऊंगी यहाँ पे कि कैसे सॉल्व होता है इससे। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 2 फार्मूले आ गए। एक था हमारे पास फार्मूला नंबर 1, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। एक फार्मूला ये था हमारे पास, फार्मूला नंबर 1, और ये हमारे पास आया फार्मूला नंबर 2। अब इस फार्मूला नंबर 2 से हम क्या करें, इस फार्मूला नंबर 2 में Z की वैल्यू हम फार्मूला नंबर 1 में पुट करते हैं। तो W विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, W विल बी इक्वल टू क्या होगा, Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर हमारे पास सब्सटेंस मॉलिक्यूल की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स Q, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में Q है, इंटू 96,000 डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। तो एक हमारे पास जनरल फार्मूला एक डेराइव हुआ यहाँ पे कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू दिस मच। अब देखिए दिस इज फार्मूला नंबर 3। अब इस फार्मूला नंबर 3 से देखो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ऑब्लिक एन फैक्टर, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अगर ये ऐसा है तो दिस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। तो अब हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाता है, W विल बी इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो W विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है, W विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट इंटू Q इंटू 96,500 इंटू एन फैक्टर तो ऊपर चला गया तो डिवाइडेड बाय 96,500। और फ्रेंड्स हमको मालूम है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। अब I इंटू टी के फॉर्म में अगर हमको इस फॉर्मूले को लिखना है हम कैसे लिख सकते हैं, W विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू I इंटू टी। तो हमारे पास ये वेट का फॉर्मूला आ जाता है। कई तरह के फार्मूले अपने आप प्रोड्यूस होते रहते हैं फ्रेंड्स। अगर हमको एक फार्मूला आता है तो हम बहुत सारे फार्मूले अपने आप बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले में फार्मूला नंबर 3 को देखें हम, तो फार्मूला नंबर 3 में गिवन मास W क्या है फ्रेंड्स, मास जो कि कलेक्ट होने वाला है।
तो अगर हमें गिवन मास, इसको हम गिवन मास मान लें जो कि कलेक्ट होने वाला है, अगर हमारे न्यूमेरिकल आता है तो गिवन मास के फॉर्म में इसका कलेक्टेड फॉर्म मतलब कलेक्टेड सब्सटेंस का मास दिया होता है। तो हमको पता है मोल कंसेप्ट, जो हमने अपना वीडियो आपने देखेगा उसमें आपको क्लियर होगा कि अगर हम क्या करते हैं, W क्या है हमारे पास, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। तो हम इसको किस फॉर्म में ले लें, अगर हम इसको मोल कंसेप्ट के फॉर्म में देख रहे हैं तो वेट ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास, ये क्या होता है फ्रेंड्स, मोल्स। तो हम इस फॉर्मूले से एक और नया फार्मूला जनरेट करते हैं, इसको हम ले जाते हैं इस तरफ। तो हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, W बाय मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास इज इक्वल टू Q बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। अब हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक एटॉमिक मास, मोल होता है फ्रेंड्स, ये इतनी वैल्यू मोल के इक्वल होगी। एंड Q विल बी इक्वल टू, हम फिर से लिख देते हैं, Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी है। तो हम कैसे लिखेंगे, मोल को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। फ्रेंड्स ये फार्मूला आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा, हर एक न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होता है, बहुत इजी वे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि n फैक्टर नहीं, n that is number of moles of substance deposited will be equal to क्या आ गया फ्रेंड्स, it is equal to I into T divided by 96,500 into n फैक्टर। अब देखो कि मैथमेटिकली हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में करंट पास करते हैं तो सेम टाइम के लिए करंट की वैल्यू भी सेम होती है। तो I इंटू टी दोनों ही कांस्टेंट है, 96,500 वैल्यू भी पूरी कांस्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली हम ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली हम बोल सकते क्या है कि, एक मिनट, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं n मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर। n फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, वैलेंसी और चार्ज ऑन कैटायन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, और करके मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। एक फार्मूला हमारे पास ये आ गया फ्रेंड्स कि मोल्स जो है वो किसके इन्वर्सली रिलेटेड है, वो इन्वर्सली रिलेटेड है n फैक्टर के। तो अगर हम मोल्स एट कैथोड ले रहे हैं तो वो भी n फैक्टर के इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हम मोल्स एट एनोड ले रहे हैं तो वो भी n फैक्टर के इन्वर्सली रिलेटेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक कैथोड है, हमारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक कैथोड और एक क्या है फ्रेंड्स, एक एनोड है। तो हम कैथोड और एनोड पे जो मोल्स डिपॉजिट हो रहे हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n फैक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर, क्योंकि हमने फॉर्मूले से हमने डिराइव कर लिया है। अब देखिए कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि मोल्स एट कैथोड, इनको अगर हम कॉमन वे में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स एट कैथोड डिवाइडेड बाय मोल्स एट एनोड, मोल्स एट कैथोड divided by moles at anode is equal to n factor at anode, n factor at anode divided by n factor at cathode। बहुत सिंपल फॉर्मूले से फ्रेंड्स, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कि मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो फार्मूला आया था वो कैसा था फ्रेंड्स, मोल्स वाला जो फार्मूला हमने डिराइव किया था वो था n इज इक्वल टू था
I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा अपना। इस फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे मोल्स है। तो अगर हमें किसी सब्सटेंस का वेट निकालना है तो वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। ये मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम एट एसटीपी, अगर हमको वॉल्यूम, कोई गैस कलेक्ट हो रही है हमारे पास, उसका कितना वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है वो हमको निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम at STP will be equal to moles into 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। n की वैल्यू को पुट करके भी आप गैस की वॉल्यूम जो डिपॉजिट होनी है उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। थर्ड फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे n फ्रेंड्स, n यहाँ पे मोल्स ऑफ गैसेस हैं, ये ध्यान रखिएगा, मोल्स ऑफ गैस है ये, मोल्स ऑफ गैस डिपॉजिटेड। अब हम आते हैं एक और फार्मूले में कि अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। अब V इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, V इज इक्वल टू होता है NRT बाई P। अगर आपको वॉल्यूम निकालनी है तो N विल बी इक्वल टू क्या हो सकता है, PV बाय RT। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम विल भी क्या हो जाएगा, NRT बाय P। तो जैसी सिचुएशन है वैसी वैल्यू हम n की वहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ इस फॉर्मूले में, और हमारे सारे न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि न्यूमेरिकल्स हम करते हैं एक दो, फिर हम करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी वे में ये समझ में आ जाए कि फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर has to be passed through the electrolyte अब इलेक्ट्रोलाइट से आपको कितना करंट पास करना है, 1.5 एम्पियर का करंट पास करना है थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट in order to deposit 1.0 gram of aluminium when electrode reaction is, फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छा है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको गिवन है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज aluminium 3 positive gain 3 electrons and converted into aluminium। फ्रेंड्स आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शन गिवन है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमको करना क्या है। हमको निकालना है कि कितनी देर तक हम 1.5 एम्पियर का करंट पास करें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जिससे 1 ग्राम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाए। और हमारे पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन गिवन है कि एल्यूमिनियम के 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। हमको क्या क्या गिवन है फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास फॉर्मूला है एन मतलब क्या है फ्रेंड्स, मोल्स। और यहाँ पे हमें वैल्यू एल्यूमिनियम की गिवन है ग्राम्स में, तो सबसे पहले हमको उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको निकालना है n इज इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू एन फैक्टर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, चार्ज ऑन एल्यूमिनियम। अब देखिए चार्ज ऑन एल्यूमिनियम कितना है, 3। तो हम यहाँ पे क्या क्या हमारे पास गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं।
हमारे पास मास है एल्युमिनियम का ग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोल है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन गिवन मास इन ग्राम्स ऑब्लिक एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास किसका लेंगे फ्रेंड्स, हम एटॉमिक मास लेंगे एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे गिवन मास आपके पास है 1.0 ग्राम, एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना है 27। तो हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.037। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल्स में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारे पास यहाँ पर आई कितना है, आई इट इज़ करंट, तो आई की वैल्यू हमारे पास है 1.5 एम्पियर। एन फैक्टर की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है, एन फैक्टर की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व ले लें या हम चार्ज ले लें, तो एन की वैल्यू यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू 3 है। हमको निकालना क्या है फ्रेंड्स, हमको निकालना है टाइम, निकालना है कि कितने टाइम तक हम करंट पास करें। तो टी विल बी इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे, टी विल बी इक्वल टू 0.037 इंटू 96,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमको पता है 1.5 से 3 टाइम्स चला जाता है, हम लिखते हैं 0.2, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो आपके पास आंसर आएगा 7141 सेकेंड। है ना इजी मेथड, बहुत इजी मेथड है। इससे अगर हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते रहते हैं तो बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। अब देखो कि टाइम ये हमारे पास, सॉरी ये टाइम अभी हमारे पास सेकेंड्स में है, अब हमको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 7141 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, और जब हम ये आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.98 आवर्स। तो या तो आप सेकेंड्स में आंसर लिखिए या आप आवर्स में आंसर लिखिए। बहुत इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व। देखिए फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन लिए जैसे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है अलग, यहाँ पर हमको गैस डिपोजिशन निकालना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व by passing a current of 0.5 ampere for 40 minutes through acidified water. फ्रेंड्स पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व बाय पासिंग करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 40 मिनट्स थ्रू एसिडिफाइड वाटर। तो हमको क्या है, एसिडिफाइड वाटर में क्या होता है फ्रेंड्स, एसिडिफाइड वाटर में होते हैं H+ आयन्स। और प्योर वाटर कैसा होता है, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपको उसको एसिडिफाई कराना होता है, क्योंकि एसिड डालने से वाटर कैसा हो जाता है, इट बिकम बेस्ट कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर हो जाता है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है फ्रेंड्स 40 मिनट्स का, 40 मिनट्स। अब इस 40 मिनट्स को पहले हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लें, तो 40 इंटू 60 तो दैट विल बी 2400 सेकेंड्स, या इसको भी हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 40 इंटू क्या हो गया, मिनट्स की जगह 40, ऐसे हमने इसको इंटू 60 किया तो ये टाइम हमारा हो गया सेकेंड्स में। तो टाइम की वैल्यू हम लिख देते हैं 40 इंटू 60 सेकेंड। अब देखिए हमारा जो वाटर है वो कैसा है, हमारा वाटर एसिडिफाइड वाटर है, मतलब उसमें H+ आयन है, तो हमको अपनी इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी कि H+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास है
हमको क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन। फ्रेंड्स हमको मास निकालना है हाइड्रोजन का। हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू है I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू n फैक्टर, ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमको पता है कि यहाँ पे n मोल्स नहीं पूछा है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास पूछा है। तो हमको पता है हमारे पास मोल्स वाला फॉर्मूला, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने बात की कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। तो हम अपना फॉर्मूले में इसको पहले पुट कर लेते हैं कि गिवन मास की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम n की जगह हम क्या लिखते हैं, गिवन मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास will be equal to I into T divided by 96,500 into n फैक्टर। अब हमको गिवन मास निकालना है फ्रेंड्स, तो गिवन मास निकालेंगे तो ये वैल्यू को हम यहाँ भेज देंगे। तो हमारा गिवन मास कैसा हो जाएगा, गिवन मास विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू I इंटू टी इंटू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, हम सारी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। हमको I की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर, टाइम हमारे पास है 40 इंटू 60 सेकेंड्स का। अब एटॉमिक मास फ्रेंड्स, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास फ्रेंड्स 1 होता है, डिवाइडेड बाय 96,500 एंड एन फैक्टर भी हाइड्रोजन का कितना है फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन हाइड्रोजन है 1, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 0.0124 ग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि हाइड्रोजन गैस का मास कितना डिपॉजिट होगा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कुछ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपको सिर्फ मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है कि मोल्स में यहाँ पर क्या लगा सकते हैं और हमें क्वेश्चन किस टाइप का दिया उस टाइप से हमको सारे इसकी वैल्यू चेंज करके हम सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको दे दूँ। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, अब हम सेकेंड लॉ पे आ जाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे हमको बताता है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, फ्रेंड्स पहले सीरीज़ कनेक्शन देखते हैं हम कि सीरीज़ कनेक्शन होता क्या है। सीरीज़ कनेक्शन में देखिए यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है। पहले हम 2 की बात कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को आपको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, आपने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब आपको इसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है क्योंकि दोनों ये अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं। तो अगर हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया तो क्या होगा ये अभी मैं बताती हूँ आपको। अब देखो इसको सीरीज़ में कनेक्ट हम करेंगे तो कैसे, अगर हमने इस वाले पार्ट को माइनस से कनेक्ट किया, इसको माइनस प्लस, इसको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा प्लस से। इसको जब हमने प्लस से कनेक्ट किया तो इसके, अगर ये माइनस से कनेक्ट किया फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड। और इसको हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव पोल से तो ये हो जाएगा एनोड। तो इसका पार्टनर कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका पार्टनर अपने आप कैथोड हो जाएगा और ये अपने आप एनोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सीरीज़ में इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, एनोड, और ये वाला क्या बन गया फ्रेंड्स, कैथोड। तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज़ कनेक्शन। अब इस सीरीज़ कनेक्शन में यहाँ पर आपको क्या भरना है, आपको कुछ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरना है तभी तो काम हो पाएगा। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी फिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब सीरीज़ कनेक्शन होता है तो जितना चार्ज हम यहाँ पे पास करते हैं तो वो सीरीज़ कनेक्शन में आई सेम चार्ज पास होता है, टाइम की वैल्यू भी कैसे होती है, सेम होती है। तो Q की वैल्यू कैसे होती है, दोनों कनेक्शन, दोनों इलेक्ट्रोलिटिक
सेल में Q भी सेम होता है। तो हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। फ्रेंड्स, इसको हम पहले लिख देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है। सेकेंड लॉ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकेंड लॉ है कि फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन, किसका सीरीज कनेक्शन फ्रेंड्स? ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट्स, या हम क्या बोल सकते हैं, टू और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऐसा भी बोल सकते हैं, टू और मोर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। Then the ratio of their respective weight, ratio of substance जो डिपॉजिट हो रहा है, रेशियो ऑफ सब्सटेंस में यहाँ पे लिख देती हूँ, द रेशियो ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, तो रेशियो ऑफ सब्सटेंस का रिस्पेक्टिव वेट, रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेट ऑफ सब्सटेंस। ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे सब्सटेंस लिखा था, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव वेट ऑफ सब्सटेंस deposited at electrode, deposited at electrode will be equal to equivalent mass of each, equivalent mass of each। कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? कंडीशन ये है कि आपको जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करना है वो सेम अमाउंट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो तो सेम अमाउंट में ही होती है क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो हमारे पास लॉ क्या है? फॉर एनी सीरीज कनेक्शन व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देन द रेशियो ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट मास पक्का पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास का वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं आता है तो आप एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास कैसे काउंट करते हैं वो वीडियो मेरा है, आप उसको प्लीज़ देखिए तो आपको पूरा क्लियर होगा कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इक्विवेलेंट मास होता है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास ऑब्लिक एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? एन फैक्टर इट इज़, अगर एटम है तो अगर आपके पास अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट में कैटायन या एनायन पे चार्ज इज इक्वल टू एन फैक्टर होता है। अगर आपके पास एसिड है तो एसिड के केस में एन फैक्टर की वैल्यू नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन रिलीज बाय दैट एसिड होता है। अगर आपके पास बेस है तो एन फैक्टर की वैल्यू वहाँ पे होती है नंबर ऑफ ओ एच आयन रिलीज। और आपको अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको इक्विवेलेंट मास और एन फैक्टर का पूरा वीडियो है हमारा, तो आप उसको देखेंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो ये रूल आया है वो क्या है? W1 ऑब्लिक W2, क्योंकि फ्रेंड्स दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों जगह यहाँ पे सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो W1 ऑब्लिक W2 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स हमने पहले भी प्रूव किया हुआ है। कैसे प्रूव किया? फर्स्ट लॉ में हमने लिखा था W विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय 96,500। देखो अगर सेम क्वांटिटी का करंट पास करेंगे सेम टाइम में तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो वेट ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट की। हम फर्स्ट लॉ से ही हमको समझ में आ गया था। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, इसको एक एग्जाम्पल से हम करके देखते हैं कि इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है, इसमें प्रोसेस कैसे होती है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास
ये पूरा सीरीज़ कनेक्शन है और इस सीरीज़ कनेक्शन में हमने यहाँ पर लिया है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन AgNO3 और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया है सिल्वर इलेक्ट्रोड। फ्रेंड्स, सिल्वर इलेक्ट्रोड कैसा है? इट इज़ एक्टिव इलेक्ट्रोड है। ये भी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं तो सब्सटेंस कैसे, कौन से सब्सटेंस कहाँ डिपॉजिट होता है, ये हमारे वीडियोस हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करके यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में सब्सटेंस का डिपोजिशन कैसे होता है, ये आप उस वीडियो में देख के अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो यूज़ किए हैं इलेक्ट्रोड वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है फ्रेंड्स। तो सिल्वर को हमने डिपॉजिट किया सिल्वर नाइट्रेट में, ये भी इलेक्ट्रोड हमारे पास सिल्वर का है और ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड और हमने यहाँ पे फिल किया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब देखिए कि ऐसी जब प्रोसेस हम करते हैं तो ऐसी प्रोसेस जब हम सेम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, सेम इलेक्ट्रोड लगाने के बाद ये प्रोसेस हमारे किस काम में आती है? रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स से। तो एक फंडा यहाँ से हमारे पास ये क्लियर होता है कि अगर हमने सेम मेटल का ही इलेक्ट्रोड लगाया है तो वो कैसा है? इट इज़ अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखिए हमारे पास ये सेल नंबर 1 है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि AgNO3 का सॉल्यूशन अगर हमने यूज़ किया है तो AgNO3 में हम फिर से लगा लेते हैं। यहाँ पर कौन है फ्रेंड्स? एनोड और कैथोड। हमको पता है कि एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो हम देखते हैं कि अब कैसे प्रोसेस होती है। हम यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेते हैं। AgNO3 था फ्रेंड्स ये, तो AgNO3 में Ag+ और NO3 नेगेटिव आयन्स हैं। यहाँ पे कॉपर में कैसे हैं? कॉपर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन्स। अब हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना चार्ट और हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पर देखिए एनोड है, एनोड और इस साइड है कैथोड। आपको पता है फ्रेंड्स कि एनोड पर हमेशा क्या होता है? एनोड पर हमेशा ही ध्यान रखना, आपको कभी भी भूलना नहीं है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। अब एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन है तो E नॉट रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी चाहिए? जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको चाहिए लो, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो E नॉट रिडक्शन आपको कैसा चाहिए? E नॉट रिडक्शन शुड बी हाई। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने आयन्स हैं। यहाँ पर हमारे पास है आयन Ag पॉजिटिव आयन एनोडिक साइड में, एनोड इसको हम देखते हैं Ag+ और NO3 नेगेटिव आयन। तो NO3 नेगेटिव आयन तो कहाँ जाएगा फ्रेंड्स? NO3 नेगेटिव आयन आएगा एनोड पे, Ag+ आयन जाएगा कैथोड पे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ आयन्स है हमारे पास जो एनोडिक एरिया में है वो कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास NO3 नेगेटिव आयन है, फिर एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का, तो एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास पानी भी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पानी, क्योंकि पानी में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है। फिर हमारे पास है यहाँ पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड जो हमने यूज़ किया है, क्योंकि ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो ये भी हमारे पास प्रोसेस में काम आएगा। तो Ag का इलेक्ट्रोड भी हमारे पास है Ag मेटल के फॉर्म, Ag इलेक्ट्रोड में लिख देते हो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। अगर हम इस साइड देखें कैथोडिक साइड में तो हमारे पास क्या है? Ag पॉजिटिव आयन है। हम एक ही सेल की बात कर रहे हैं, अभी इधर की बात नहीं कर रहे फ्रेंड्स, हम इस फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कौन है? Ag+ आयन है। अब Ag+ आयन के साथ एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी है यहाँ पे, वाटर, और साथ में हमारे पास सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। तो अब हम देखते हैं कि E नॉट रिडक्शन में हमारे पास वाटर का नंबर, अगर हमारे पास वाटर का क्या हो रहा है? वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो E नॉट रिडक्शन की वैल्यू फॉर वाटर कितनी होती है? इट इज़ एट 7 नंबर। आप मेरी पीरियोडिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है अपने पुराने वाले वीडियो में, तो आप देखिएगा 7 नंबर पर वाटर की वैल्यू है। और एनोडिक टर्मिनल पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे E नॉट रिडक्शन ऑफ वाटर, जब वो कहाँ पर है? कैथोड पर है,
तब वहाँ पे रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन में हमको 7 नंबर वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज़ करना है। और अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैथोड। अगर हम एनोड की बात कर रहे हैं, एनोड पे भी वाटर है, तो एनोड पे वाटर का हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को E0 रिडक्शन के फॉर्म में वहाँ पे लिखा है। तो हमको कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, उसका 21 नंबर पे है। तो अब हम देखते हैं कि जो नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन का E0 वैल्यू हमारे पास कैसा है। नाइट्रेट आयन की E0 वैल्यू का जो नंबर है हमारी सीरीज में, दैट इज 20 नंबर। वाटर का नंबर हमको ऑक्सीडेशन वाला कितना यूज़ करना है फ्रेंड्स, 21 नंबर की। और सिल्वर इलेक्ट्रोड में सिल्वर आयन का नंबर है 19 नंबर। हम इस साइड आए, Ag पॉजिटिव और Ag का नंबर हमको एक ही लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, 19, ये भी 19 है। और वाटर का रिडक्शन वाला नंबर है 7। अब हमको पता है कि E0 रिडक्शन में जब कैथोडिक साइड में जो वैल्यू हाई होगी उसका डिपोजिशन होगा। यहाँ पे हाई वैल्यू किसकी है फ्रेंड्स, सिल्वर आयन की। तो सिल्वर आयन रिड्यूस होगा कैथोड पे। यहाँ पे हम देखते हैं लो वैल्यू किसकी है, लो वैल्यू है यहाँ पे। लो वैल्यू किसकी दिख रही है फ्रेंड्स आपको, लो वैल्यू दिख रही है फिर से सिल्वर मेटल की दिख रही है। इलेक्ट्रोड की वैल्यू 19 नंबर पे, मतलब कि एनोड का क्या होगा, एनोड से यहाँ से Ag प्लस आयन सोल्यूशन में आएगा और वही Ag पॉजिटिव आयन यहाँ पे आके रिड्यूस होगा। तो हमारे पास एनोड पे कुछ भी चीज़ डिपॉजिट नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा Ag इलेक्ट्रोड ही वहाँ पे वर्किंग में है, वह उसी का क्या हो रहा है, उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड्स कि हमको सब्सटेंस कौन सा मिलने वाला है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम रिएक्शन देख लेते हैं कि एट एनोड क्या होने वाला है। तो हम यहाँ देखते हैं एट एनोड हमारा जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड का क्या होगा, Ag अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा और ये Ag कंटिन्यूस यहाँ से ऑक्सीडाइज होता जाएगा और सोल्यूशन में आता जाएगा और Ag प्लस आयन यहाँ से निकल के दूसरे सिल्वर इलेक्ट्रोड पे जाके एज अ प्योर फॉर्म ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड हमारे पास होगा Ag पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और सिल्वर मेटल में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सेम मेटल का ही ऑक्सीडेशन होगा, सेम मेटल का ही रिडक्शन होगा। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पे कि सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, सेम मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, सेम मेटल का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे भी कॉपर का ही, कॉपर कैसा होगा फ्रेंड्स, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। ये कहानी कहाँ पर होगी, एट एनोड, क्योंकि सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं। अब एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड वही सेम मेटल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। E0 की वैल्यू आप मेरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाली ट्रिक है उसमें नंबर में लिखी हुई है बहुत अच्छे से, उसको आप देखिएगा, पुरानी वीडियोस में है वो। और यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और कॉपर मेटल में डिपॉजिट होगा। तो हमको जो फैराडे का सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, फैराडे का सेकेंड लॉ बोलता है कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑब्लिक वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट एनोड, सॉरी ये भी कैथोड पे डिपॉजिट होगा, व्हाट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड will be equal to equivalent mass of silver divided by equivalent mass of copper। दूसरे कैसे है ये हमने पहले ये भी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। और यहाँ हम ख़त्म करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।